Student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to start our second lecture about algorithm, its characteristic and notations. इससे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का एक रिकैप देना पसंद करूंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में और अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ कवर की थी और अब हम सेकंड लेक्चर में हम क्या करना चाहते हैं। रिकैप में सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए टेम्पररी way to store our data and then manipulate it. हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की दो क्लासिफिकेशन की बेस पे हम डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है डेटा की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, यूज़र को कैसे व्यू होना चाहिए। ऑन द बेस ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन वी क्लासीफाई डेटा स्ट्रक्चर इनटू टू टाइप्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास आपके तमाम एलिमेंट्स को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के इन सीक्वेंस में शो करता है, और नॉन लीनियर में ये होगा कि आपका जो भी एलिमेंट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के वो आपको इन सीक्वेंस में नज़र नहीं आएंगे, वो आपको डिस्पर्स लोकेशन पर हार्ड डिस्क की लोकेशन पे आपको व्यू होंगे। इसके बाद फिर हमने कुछ कॉमन ऑपरेशन जो तमाम डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई किए जाते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, मर्ज, सॉर्ट एंड ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन थे जो तमाम डेटा स्ट्रक्चर पे यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमने फिर कुछ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल को डिस्कस किया, कुछ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल जैसे ट्री एंड ग्राफ को हमने डिस्कस किया। इसके बाद फिर हमने कुछ जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी पॉइंटर एंड सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर, तो उनकी भी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी। तो ये एक हमारे पास फर्स्ट लेक्चर का रिकैप है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में वो तीन मेन टॉपिक हैं, और उसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, फीचर ऑफ एल्गोरिथम्स एंड एल्गोरिथम नोटेशंस। जब इस लेक्चर का एंड होगा, एट द एंड ऑफ लेक्चर व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स, यानी हमारे लर्निंग आउटकम क्या हैं, इस लेक्चर के एंड पे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं और क्या हमें करना पड़ेगा इस लेक्चर के एंड पे। जब इस लेक्चर का एंड होगा तो आप लोग ये समझ जाओगे कि एक एल्गोरिथम जब आप लोग राइट करते हैं तो उसके मेन फीचर क्या होने चाहिए आपके माइंड में। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रॉब्लम असाइन किया जाता है और आप उसके लिए कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, तो आप उन फीचर्स को फॉलो करते हुए जाएंगे एल्गोरिथम की डिज़ाइनिंग के लिए। सेकंड जो है, आप लोग एल्गोरिथम नोटेशन का यूज़ सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम असाइन करता हूं और आप उसके लिए एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, देन यू नीड टू फॉलो दैट नोटेशंस। और ये नोटेशन हमारे जो रेस्ट ऑफ लेक्चर होगा, यानी कि रिमेनिंग लेक्चर जो है उसमें आपको कवर हो जाएंगे कि एल्गोरिथम राइट करने के कौन कौन से आपके पास मेन जो हैं नोटेशंस हैं यहाँ पे जो हमने डिस्कस करने हैं। फाइनली मैं आपको एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करने का और एक सूडो कोड राइट करने का वे बताऊंगा, यानी कि इस लेक्चर के एंड पे ये तीन मेन फीचर्स हैं जो आप गेन करोगे। फर्स्ट वन जो था वो आपके एल्गोरिथम के फीचर्स, यानी कि जब भी आप लोग कोई एल्गोरिथम प्रपोज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो आपके माइंड में ये फीचर लाजमी होने चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है वो आपके है नोटेशंस। नोटेशन जो है वो मस्ट होता है किसी भी टूल को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी आपके कंप्यूटर एडेड जो एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करने के लिए नोटेशन का आपको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे जब आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करने लगेंगे तो उसकी नोटेशन भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। थर्ड जो है आपके पास यही है कि आप लोग जब मैं आपको प्रॉब्लम को असाइन करूँगा या आप लोग जब एक प्रॉब्लम को व्यू करेंगे, जो आपके सामने यहाँ स्लाइड में आ भी जाएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, तो आप डिज़ाइनिंग कैसे, एक एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है या एक सूडो कोड कैसे लिखा जाता है, वो आप लोग इस लेक्चर के एंड तक सीख चुके होंगे। ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं इस लेक्चर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दो नंबर को ऐड करने का कोई प्रॉब्लम असाइन कर देता हूं, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करना होगा, सेट ऑफ प्रोसीजर को आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा।
और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप कैसे लिखोगे उसके लिए आपको नोटेशन यूज़ करनी पड़ती हैं। जब आप लोग एक एल्गोरिथम राइट करते हो तो वो एल्गोरिथम जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक आपने एल्गोरिथम लिखा तो अब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको सी लैंग्वेज के कंपाइलर में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या जावा लैंग्वेज में हम उसको यूज़ कर सकेंगे, नहीं, इट विल बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड अगर आप लोग उस एल्गोरिथम को बेस बनाते हुए कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हो देन यू नीड ए लैंग्वेज। जब आपको उस वक्त एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और वो लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, लेकिन आपका एल्गोरिथम जो है वो इटसेल्फ जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट होगा। किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज का हमें सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जस्ट सिंपली हम प्रॉब्लम को लेकर उसको सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम और इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सूडो कोड एंड एल्गोरिथम। सूडो कोड जो है ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। एल्गोरिथम को बहुत सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसको डिस्क्राइब करना एक एल्गोरिथम को सिंपल फॉर्म में, और ये मोस्टली जो है एक्सपर्ट लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी प्रोफेशनल जो हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनालिस्ट है, कोई आपके पास प्रोग्रामर है जो एक सूडो कोड राइट करता है, उसके काफ़ी अपने फील्ड में कुछ एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो इसलिए वो सूडो कोड का सहारा लेके एक प्रॉब्लम को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट एज यू आर बिगिनर सो you should be follow the first one, that is algorithm। आपको एल्गोरिथम आप लिखना सीखें, उसके बाद जब आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ये करना है कि आप सूडो कोड राइट करना भी सीख जाएंगे। इस लेक्चर में मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि आप एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे और उसी एल्गोरिथम को अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड लिखना पड़ जाए तो वो आप लोग कैसे करेंगे। एल्गोरिथम जो है इसकी अपनी नोटेशंस होती हैं, लेकिन जो सूडो कोड है हम इसके लिए किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के सिंटैक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग एक सूडो कोड लिखें बट यूज़ द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो फिर आपने उस सूडो कोड को जो डिस्क्राइब करना होगा वो आपने सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए करना होगा। अब जब हम चाहे एल्गोरिथम लिखें चाहे सूडो कोड हो और बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करें किसी लैंग्वेज में एज ए प्रोग्राम के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपने एक एल्गोरिथम लिखा 2 नंबर को ऐड करने के लिए या उसका सूडो कोड लिखा, फिर आप उसी एल्गोरिथम को देखते हुए सी लैंग्वेज में आप उसका प्रोग्राम लिखते हैं, तो चाहे आप इनमें से जो भी लिखें तो आपके माइंड में सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए जब भी आप लोग कोई एल्गोरिथम लिखें या सूडो कोड। और वो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? स्पेस ट्रेड ऑफ एंड टाइम ट्रेड ऑफ। स्पेस ट्रेड ऑफ ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने एल्गोरिथम में या सूडो कोड में नंबर ऑफ वेरिएबल अननेसेसरी वेरिएबल्स को, यानी अननेसेसरी वेरिएबल्स को आपने डिस्क्राइब नहीं करना, यूज़ नहीं करना। अगर एक वेरिएबल जो आपको ज़रूरत है उस प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए तो आप उसको यूज़ करें, बट अननेसेसरी वेरिएबल से या एरे से या एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से आप लोग अवॉइड करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी जो है स्पेसिफिकली आपकी जो रैम है जहाँ पे आपका प्रोग्राम रिजाइड करता है, स्टे करता है बिफोर एग्जीक्यूशन, तो वो आपकी कम से कम कंज्यूम हो। इस फैक्टर को हम कहते हैं स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम ट्रेड ऑफ ये है कि आपके इंस्ट्रक्शन जो हैं क्लियर हो, और क्लियर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि माइक्रो प्रोसेसर उनको इजीली अंडरस्टैंड कर ले, इजीली उनको एग्जीक्यूट कर ले। माइक्रो प्रोसेसर का कोई टाइम जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं या किसी और लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि स्टूडेंट जो है वो वेरिएबल ज़्यादा डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम में 2 वेरिएबल की ज़रूरत थी और ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी 2 की बजाय वो 5 को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब 3 जो अननेसेसरी वेरिएबल्स हैं ये क्या है, जब कंपाइलर उस प्रोग्राम को या उस एल्गो को रन करेगा तो उसमें वो 3 वेरिएबल के लिए एक्स्ट्रा स्पेस को कंज्यूम कर लेता है। इसी तरह जब आप लोग कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं जिसमें इनफाइनाइट लूप का चलना या इस तरह, जिससे माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो आपका जो एल्गोरिथम है उसमें स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ दोनों फैक्टर को आपने सामने रखना होगा। देन यू विल राइट ए मीनिंगफुल
ए पर्पसफुल एल्गोरिथम। ओके, अगर हम इन्हीं टाइम स्पेस दोनों ट्रेड ऑफ जो हैं हमारे पास, अगर इनको हम माइंड में रखते हुए वो देखें तो कुछ फीचर्स हमारे पास हैं एल्गोरिथम के लिए जिनका हमें क्लियर करना लाजमी है, और ये फीचर आपके माइंड में होने चाहिए। व्हेन एवर you want to design an algorithm then you need to focus on these features, और वो features हमारे पास क्या हैं? फर्स्ट वन, कंप्लीट। आपका जो एल्गोरिथम है वो आपके पूरे इसको जो आपका पर्पस है एल्गोरिथम राइट करने का, यानी ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं उसको ओवरकम करे, उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली वो करे, फुलफिल कर रहा हो, यानी कि उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहा हो और आपका प्रोग्राम इन द यानी कि जो आपका पर्पस है वो आपको अचीव हो जाए, यानी कि कंप्लीट एल्गोरिथम आप लोगों ने राइट करना है। उसके बाद सेकंड फीचर है फाइनाइट। द नंबर ऑफ स्टेप फॉर ए स्पेसिफिक एल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट। आपने कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं लिखना जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक प्रॉब्लम है जिसके लिए आप लोग एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं और वो उसके लिए 5 लाइन एनफ हैं और आप लोगों ने उसको डॉटेड से शो करना शुरू कर दिया कि स्टेप 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इससे आपने अवॉइड करना है। तो आपका एल्गोरिथम जो है उसमें ये फीचर भी होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है आप लोग काउंट कर सकें। क्लियर? उसके बाद थर्ड फीचर है एटलीस्ट वन आउटपुट। जब आप लोग लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक कॉमन फीचर है कि आप का कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो एट लीस्ट वन आउटपुट के साथ लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई आउटपुट नहीं होगा किसी भी प्रोग्राम का, इट मीन्स यू हैव नो पर्पस, यानी उस प्रोग्राम का आप कोई भी पर्पस आप अचीव नहीं कर सकते उस प्रोग्राम के थ्रू। तो एट लीस्ट वन आउटपुट आपके प्रोग्राम का लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी आउटपुट है, अगर एक प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज का बनाते हैं या एक एल्गो लिखते हैं जिसमें आपने सिर्फ वन टाइम हेलो प्रिंट करना है, सो इट हैव वन टाइम आउटपुट। ये आपके पास एक आउटपुट है जो आपका एल्गोरिथम या प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले कर देता है। आपके प्रोग्राम में या एल्गोरिथम में नंबर ऑफ इनपुट 0 भी हो सकते हैं, यानी कि आप स्टैटिक वैल्यूज भी ले सकते हैं इंटरनली, या आप यूज़र से 1 इनपुट भी ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा इनपुट भी ले सकते हैं। तो सो इट डिपेंड ऑन द टाइप और नेचर ऑफ योर एल्गोरिथम, यानी कि आप किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मैप करनी होंगी। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर करेक्ट। आपकी जो भी स्टेटमेंट हो आपके एल्गोरिथम की, इट शुड बी करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, और वो आपके पास जो है इन द रनिंग फॉर्म में हो, यानी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन हो। ये ना हो कि आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें और वो आपकी रिक्वायर्ड पर्पस जो है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प ना कर रही हो। तो आपकी जो एल्गोरिथम है इट शुड बी करेक्ट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेक्ट होना चाहिए। क्लैरिटी, यानी कि अगर एक थर्ड पर्सन भी आपके एल्गोरिथम को व्यू करता है और उसके पर्पस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि इस स्टूडेंट ने ये एल्गोरिथम क्यों लिखा है, इसका पर्पस क्या था, तो उसको किसी हेल्प के बगैर, यानी कि आपकी हेल्प के बगैर उसको अगर वो एल्गोरिथम क्लियर हो जाता है, उसके हर स्टेटमेंट, उसको हर स्टेप क्लियर हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके एल्गोरिथम में ये फीचर जो है वो इंक्लूड है कि आपने एल्गोरिथम जो लिखा है उसका एवरी स्टेप जो है वो आपने क्लियर रखा है। नो एम्बिग्विटी, यानी उसमें कोई एम्बिग्विटी आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं की। क्लियर? नेक्स्ट, आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम में ये एल्गोरिथम जो आप देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू नोटेशंस हैं, एल्गोरिथम नोटेशन इसमें यूज़ की गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमने कैसे लिखनी है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आप इस एल्गोरिथम को ओवरव्यू करें। इसमें फर्स्ट लाइन आप देखें, एल्गोरिथम सम नंबर 1 नंबर 2 एंड रिजल्ट्स है। एल्गोरिथम ये आपका वर्ड है जो आप लोगों ने वैसे ही डिफाइन करना होगा कि ये आपका एक एल्गोरिथम है। ये शो करता है कि आगे जो वर्ड लिखा हुआ है इट इज़ द नेम ऑफ एन एल्गोरिथम। क्लियर? अब ये जो हमने कैपिटल फॉर्म में लिखा है इट इज़ एल्गोरिथम नेम, ये एल्गोरिथम का नेम है। इट शुड बी, अब हम आगे डिस्क्राइब कर लेंगे कि इसको क्या होना चाहिए, इसको कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लियर? वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब पैरेंथेसिस में जो होंगे ये आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं,
ये वो पैरामीटर हैं जो ये एल्गोरिथम रिसीव करेगा या इसी के थ्रू वैल्यूज़ को जो है वो सेंड भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स मिलेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ इंक्लोज होगी हम इसको इंट्रोडक्टरी कमेंट्स कहेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस में सेकंड लाइन पे आप लोग व्यू करें इस स्लाइड की सेकंड लाइन पे, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रीड टू नंबर्स एंड प्रिंट इट्स सम एंड देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये आपका इंट्रोडक्टरी कमेंट्स कहलाती है ये लाइन, और ये आपको शो करेगी कि आपके एल्गोरिथम का पर्पस क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर द स्टेप्स एंड दीज स्टेप शुड बी फाइनाइट। आप यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेप यूज नहीं कर सकते। आपके जो एल्गोरिथम के स्टेप्स होंगे ये काउंटेबल हों, आप काउंट कर सकें कि इस एल्गोरिथम में कितने स्टेप्स हैं, और उनको आप लेबल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, 5 सो ऑन। अब फर्स्ट स्टेप के और हर स्टेप के आप स्टार्ट में देखें कुछ आपको टेक्स्ट मिलेगा, और ये टेक्स्ट जो है आपके पास ब्रैकेट में इंक्लोज है। जैसे फर्स्ट स्टेप के इसमें देखें ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज है रीड नंबर्स नंबर 1 एंड नंबर 2। अब ये एक कमेंट है एंड दिस वन कमेंट इज अबाउट योर नेक्स्ट कमिंग स्टेप, यानी कि इस लाइन के बाद जो लाइन आ रही है नेक्स्ट लाइन, ये उसके बारे में कमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल रीड नंबर 1 एंड नंबर 2, और आगे आपके पास जो है नेक्स्ट लाइन पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, और ये उस इंस्ट्रक्शन का जो है कमेंट्स है। तो कमेंट्स ऑलवेज इनक्लोज इन ब्रैकेट्स, और आपके इंट्रोडक्टरी कमेंट जो होते हैं ऑलवेज इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। क्लियर। उसके बाद ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। स्टेप 2 में देखें आफ्टर कमेंट्स, स्टेप 2 में आफ्टर कमेंट्स आप लोग इक्वल साइन देख रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है। 2 नंबर को ऐड करके आपकी वैल्यू जो है एक थर्ड वेरिएबल में रखी जा रही है जिसका नाम रिजल्ट्स है, एंड दिस 3 वेरिएबल शुड बी मेंशन इन द पैरामीटर लिस्ट, जो आप ऊपर देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट्स। तो इन पैरामीटर्स को जो भी आप एल्गोरिथम में यूज करेंगे इनको डिफाइन होना चाहिए इन पैरामीटर लिस्ट। क्लियर। थर्ड स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करने के वो कह रहे हैं कि जो भी आपका रिजल्ट है उसको हम राइट करना चाहते हैं इस एल्गोरिथम में, तो आप लोग जो है राइट स्टेटमेंट इसकी यूज करेंगे और पैरामीटर आप इंक्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस के अंदर। तो जब पैरेंथेसिस के अंदर आप ये करेंगे तो ये आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और स्टेप 4 जो है ये फिनिश, आपका एल्गोरिथम जो एंड होगा उसके लिए आप जो स्टेटमेंट यूज करेंगे वो एग्जिट है। एल्गोरिथम को एंड आप हमेशा एग्जिट से करेंगे, और आप उसका कमेंट्स कोई भी लिख सकते हैं, टर्मिनेट एल्गोरिथम या फिनिश योर एल्गोरिथम, जो भी आप कमेंट्स लिखना चाहें वो आप इसमें इंक्लोज कर देंगे। राइट साइड पे आप लोग एक स्मॉल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है सी लैंग्वेज। अब इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम इसी एल्गोरिथम की बेस पे लिखा गया है। आप लोग चूंकि सी लैंग्वेज पहले से पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को आइडिया भी होगा कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, वो आपको इस एग्जांपल में व्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें वाइड मेन और 3 वेरिएबल डिफाइन है, उसी तरह डिफाइन है जो आपके एल्गोरिथम में पैरामीटर्स हैं। जैसे आप एल्गोरिथम में पैरामीटर लिस्ट के अंदर 3 वेरिएबल देख रहे हो, यहाँ पे भी आप लोगों के पास 3 वेरिएबल हैं और उनकी डेटा टाइप जो है इंटीजर डिफाइन कर दी गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्कैन एफ। अब आप लोग चूंकि स्कैन एफ यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि स्कैन एफ के थ्रू आप इन 2 वेरिएबल को रीड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल रिजल्ट में आप लोगों ने प्लेस करना है। आप रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी। जब ये a एंड b ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट आपके पास वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा RES में, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है आपने इस रिजल्ट को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आप लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट है प्रिंट एफ। अगर आप लोग C++ के यूज़र हैं, आप लोग स्ट्रीम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप स्कैन एफ की जगह C इन स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं, और प्रिंट एफ की जगह आप C आउट स्ट्रीम जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये था एक इंट्रोडक्शन, एक एग्जांपल का, जो हमने एक एल्गोरिथम राइट किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने C लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम भी राइट किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्गोरिथम नोटेशंस का है,
और नोटेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी स्लाइड या इसी स्लाइड पे जो एल्गोरिथम मेंशन किया गया है उसकी बेस पे हम करेंगे। अब सबसे पहला एल्गोरिथम नोटेशन में आ जाता है एल्गोरिथम नेम। एल्गोरिथम नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड शुड बी यूज इन कैपिटल फॉर्म, यानी कि इसके जो आपके पास जो वर्ड होगा इट शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। सेकेंड हमारे पास जो नोटेशंस हैं वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर शुड बी इनक्लोज इन पैरेंथेसिस जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ योर एल्गोरिथम, यानी कि जब आप एल्गोरिथम आप प्रीवियस स्लाइड पे देखें यहाँ पे कि आपके पास एल्गोरिथम का नेम है सम और पैरेंथेसिस में आप लोगों ने इंक्लूड कर दिया है पैरामीटर्स को, पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने पैरामीटर की लिस्ट को इंक्लूड कर दिया है। अब पैरामीटर जब आप लोग यूज करेंगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है और वो बातें ये हैं कि अगर आपका वेरिएबल नेम आप यूज कर रहे हैं, कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो उसका नेम जो है वो मोर देन 1 कैरेक्टर पे कंप्राइज होना चाहिए, यानी कि सिंगल कैरेक्टर का वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर के लिए आप लोग जो यूज करोगे वो आपके स्क्रिप्टिंग या इंडेक्स वेरिएबल या लूपिंग वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग एक लूप प्रोग्राम में चलाना चाहते हो एल्गोरिथम में और उसके लिए वेरिएबल लेट करते हैं आई यूज करना चाहते हो, देन यू कैन यूज। बट अगर आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी लूप में यूज नहीं हो रहा, किसी इंडेक्स में यूज नहीं हो रहा है एरे के साथ, तो फिर आप लोग जो है उसको मोर देन 1 कैरेक्टर पे कंप्राइज करोगे। यानी कि अब यहाँ पे अब इस एग्जांपल में देखें तो हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, हमने इनको ए एंड बी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि नोटेशन हमें ए और बी अलाउ नहीं करती। यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे इनके नेम मोर देन 1 कैरेक्टर पे कंप्राइज होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई लूप का स्ट्रक्चर होता, फॉर एग्जांपल अगर इस एल्गोरिथम में मैं कोई लूप परफॉर्म करता, लूप एग्जीक्यूट करता, तो उस लूप को जो कंट्रोल करने वाला वेरिएबल होगा जैसे आई जे के एनीवन, तो आप उसको सिंगल लेटर में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेकेंड नोटेशंस, एल्गोरिथम की नोटेशन जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। थर्ड हमारे पास है इंट्रोडक्टरी कमेंट्स। इंट्रोडक्टरी कमेंट जो है ये आपके पैरामीटर की लिस्ट के बाद का पार्ट है और बिफोर स्टार्ट ऑफ योर स्टेप्स, यानी कि ये वो पार्ट है जो पैरामीटर की लिस्ट के बाद आप लोग लिखते हो और तमाम स्टेप्स से पहले आप इसको राइट करते हो। और इंट्रोडक्टरी कमेंट शुड बी इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। आप अगर पिछले एग्जांपल में देखें ये जो आपको स्लाइड पे व्यू है, तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे आप देखें तो आपका इंट्रोडक्टरी कमेंट जो है ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज किया गया है। अब ये इंट्रोडक्टरी कमेंट जो है ये आपको पूरे एल्गोरिथम का पर्पस और मीनिंग शो करता है कि आप ये एल्गोरिथम लिखना क्यों चाहते हैं और आप कौन कौन से वेरिएबल या कौन सी एरे आप लोग यहाँ पे यूज करोगे। तो ये चीज़ें आप लोग जो है इंट्रोडक्टरी कमेंट्स के अंदर मेंशन करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हो और उसके लिए इंट्रोडक्टरी कमेंट आप लोग मीनिंगफुल नहीं रखते, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का एल्गोरिथम रीड करता हूं और मैं आपके एल्गोरिथम का पर्पस देखना चाहता हूं कि आप ये किस पर्पस के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी कमेंट को व्यू करूँगा, जिससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने ये एल्गोरिथम लिखा क्यों है और इसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कौन सी एरे यूज़ हो रही है, वो हमें यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में या इंट्रोडक्टरी कमेंट्स के अंदर हमें के थ्रू हमें मिल सकती है। ये थर्ड नोटेशन के बाद नेक्स्ट नोटेशन हमारे पास है स्टेप्स। जैसे हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम के फीचर्स में कि आपके एल्गोरिथम को शुड बी फाइनाइट। अब फाइनाइट क्या? आपके नंबर ऑफ स्टेप जो हैं किसी भी एल्गोरिथम के शुड बी काउंटेबल, हम उनको काउंट कर सकें। ये ना हो कि आप अब उनके एल्गोरिथम को हम डॉट 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 के तौर पे और एंड पे एक स्टेप लिख दें, सो इट विल बी इनवैलिड फॉर्म। क्लियर? तो आप लोग देखें इस लेक्चर इस स्लाइड में जो जहाँ पे मैंने एल्गोरिथम जो है 2 नंबर को ऐड करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें आप देखें तो स्टेप को काउंट करें तो यू हैव 4 स्टेप्स। आपके पास यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप का अपना मीनिंग है, वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नोटेशन हमारे पास जो है एल्गोरिथम की वो है कमेंट्स। एक हम यूज करते हैं एल्गोरिथम नोटेशन में इंट्रोडक्टरी कमेंट विच शो द पर्पस ऑफ योर एल्गोरिथम।
which show the purpose of your algorithm. Clear? लेकिन जो comments हैं, comments show the purpose of your step, not algorithm. So this part or this notation should be included before the start of your step, each step. जो भी स्टेप आप लिखेंगे उसका स्टार्ट जो है इसी से करेंगे, यानी कि आप स्टेटमेंट लिखने से पहले आप उसका कमेंट ज़रूर लिखेंगे. जैसे आप इस एल्गोरिथम में देखें जो हमने यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ किया हुआ है, इसमें स्टेप 1 पे देखें और ये कमेंट्स हैं जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया हुआ है. तो कमेंट्स ऑलवेज इनक्लोज इन ब्रैकेट्स, वाइल आपके जो इंट्रोडक्टरी कमेंट्स होते हैं दे शुड बी ऑलवेज इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस. तो इनमें डिफरेंस है. इंट्रोडक्टरी कमेंट्स आपके एल्गोरिथम का पर्पस शो करता है और कमेंट जो है ये आपके स्टेप का पर्पस शो करते हैं. तो सो लाइक इंट्रोडक्टरी कमेंट, आपके जो सिंपल कमेंट्स हैं ये भी मीनिंगफुल होने चाहिए. ये शो करें कि आपका इस स्टेटमेंट में क्या काम होने वाला है, उसको प्रेजेंट करें. सो बोथ इंट्रोडक्टरी कमेंट एंड कमेंट शुड बी मीनिंगफुल एंड क्लियर. नेक्स्ट नोटेशन हमारे पास है इनपुट स्टेटमेंट्स. जैसे हम लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं इनपुट स्टेटमेंट एंड आउटपुट स्टेटमेंट. इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है, आपके डेटा को रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और आउटपुट स्टेटमेंट जो होती है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए. किसी भी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हम डेटा को डिस्प्ले करना चाहें तो हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. वैसे तो अगर आप लोग एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ऑन द बेस ऑफ सी लैंग्वेज तो आप लोग जो है स्कैन एफ भी यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मल जो नोटेशंस हैं एल्गोरिथम की नोटेशन है उसमें आप लोग रीड जो स्टेटमेंट है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो रीड स्टेटमेंट एंड स्कैन एफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रीड द वैल्यू इन एन एल्गोरिथम. किसी भी एक एल्गोरिथम में वैल्यूज को रीड करना हो तो आप इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. बट योर प्रैक्टिस शुड बी कि आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने रीड स्टेटमेंट को फॉलो करना है, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं देन यू कैन यूज़ कॉमा टू सेपरेट दीज वेरिएबल. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें, फर्स्ट स्टेप में देखें रीड स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है और हम रीड करना चाहते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे नंबर 1 एंड नंबर 2. सो आपने एक कामा प्लेस कर दिया दरमियान में. इसी तरह अगर आपके पास 3-4 वेरिएबल हैं तो आप लोग नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा नंबर 3 एंड सो ऑन जो है जितने भी आपके पास वेरिएबल होंगे वो आप लोग इनक्लोज कर सकते हैं. इनपुट स्टेटमेंट के साथ नेक्स्ट जो नोटेशन का कंपोनेंट है वो हमारे पास है आउटपुट स्टेटमेंट. आउटपुट स्टेटमेंट जो होती हैं बेसिकली डेटा को आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करने के लिए होती हैं. अगर आप एल्गोरिथम नोटेशन के मुताबिक कोई आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके पास है राइट. और अगर आप लोग एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं ऑन द बेस ऑफ सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज की नोटेशन यूज़ करना चाहते हैं एल्गोरिथम में तो आप लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो बोथ स्टेटमेंट विल बी यूज्ड to display your output on output devices. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोटेशन है वो है सिलेक्शन की. यानी सिलेक्शन जो हम यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, आप लोगों ने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में कि सिलेक्शन की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं. वहाँ पे तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स. कंडीशनल ऑपरेटर भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे आप लोग इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एल्गोरिथम नोटेशन में आपको सिर्फ इफ स्टेटमेंट अलाउ की गई है कि आप लोग इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अगर आप लोगों ने कोई कंपैरिजन करना है वैल्यूज़ का या कोई सिलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म करना है तो आप लोग इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे सी लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ स्टेटमेंट 1 वे भी हो सकती है, इफ स्टेटमेंट 2 वे भी हो सकती है और इफ स्टेटमेंट नेस्टेड भी हो सकती है. मोर देन 1 वे भी आपको प्रोवाइड कर सकती है. अब यहाँ पे आप देखें ये जो फर्स्ट वन है इफ देन एंड इफ, ये आपके पास 1 वे है. 1 वे मीन्स ये कि अगर कंडीशन ट्रू होगी देन योर एक्शन विल बी परफॉर्म, अदरवाइज नो एक्शन विल बी परफॉर्म. सेकेंड सेंटेक्स है इफ देन एल्स एंड इफ. अब इसमें यह होगा कि अगर आपकी गिवन कंडीशन ट्रू है देन 1 एक्शन विल बी परफॉर्म,
but if your condition is false, then second one action will be performed. So if else statement provide two way जो आप लोग परफॉर्म करते हैं कंडीशन की बेस पे कि आपको टू वे मिलते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए. नेस्टेड इफ जो है ये आपको मैनी पाथ प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ या अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ योर कंडीशन. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है देन फर्स्ट एक्शन परफॉर्म. इफ अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप फिर एक दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है देन यूर कोरस्पॉन्डिंग एक्शन विल बी परफॉर्म. अगर वो कंडीशन फिर फॉल्स हो जाती है देन नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट आप लोग जो कंडीशन होती है नेक्स्ट इफ की आप उसको चेक कर लेते हैं. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कितना सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपके सामने आ रहा है. तो उसके मुताबिक आप इफ के लेवल जो है नंबर ऑफ नेस्टेड लेवल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. आप यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप इफ को राइट कैसे करोगे. आप स्टार्ट करोगे वर्ड इफ से और पैरेंथेसिस में आपने कंडीशन को इनक्लोज करना है. यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं ये कंडीशन पार्ट है एंड देन और फिर आपने एक वर्ड लिखना है देन. अब देन के बाद का जो पार्ट होगा इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं. अब चाहे सी लैंग्वेज में तो हम कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर लेते थे, अगर मोर देन वन स्टेटमेंट होती थी तो हम कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर देते थे. लेकिन यहाँ पे आप हर स्टेटमेंट को लेबल देंगे, स्टेटमेंट ए बी सी डी. अब जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आप उनको अल्फ़ाबेटिकली आप नंबर देते जाएं और ये आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल में मोर देन वन स्टेटमेंट जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी कि कैसे हम इनको लेबल असाइन करेंगे. वो नेक्स्ट कमिंग आपके पास जो एग्जांपल होगी उसमें क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे चूंकि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है तो अगर कंडीशन ट्रू है देन फर्स्ट पार्ट दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपके एल्स के बाद की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. तो ये आपके पास सिंपल एक स्ट्रक्चर और उसकी एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताई कि एक इफ़ एल्स लिखोगे तो उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी. और इससे पहले आप लोगों को इस इफ़ एल्स का या इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का आइडिया आप लोगों को पहले से क्लियर होगा क्योंकि आप लोग सी लैंग्वेज जो है पहले से पढ़ चुके होंगे. अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसकी नोटेशन का कंपोनेंट है वो है लूप. जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में देख सकते हैं सी लैंग्वेज में आपके पास मेन टू टाइप की लूप हैं, काउंटेड लूप एंड कंडीशनल लूप है. काउंटेड लूप की एग्जांपल जो है सी लैंग्वेज में वो फॉर लूप है और कंडीशनल लूप की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास वाइल एंड डू वाइल वो है. जब आप इन दोनों लूप को देखें वाइल लूप है या डू वाइल लूप है, बोथ लूप आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस ऑफ योर कंडीशन और वो भी अगर आपकी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ट्रू हो देन बोथ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. लेकिन यहाँ पे अगर आप एल्गोरिथम नोटेशन में देखें तो आपके पास फॉर लूप भी है, फॉर के अलावा वाइल भी है. वाइल उसी तरह फॉर और वाइल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपके पास सी लैंग्वेज में फॉर और वाइल लूप है. लेकिन यहाँ पे एक और लूप जो है अनटिल लूप जिसे हम कहते हैं ये भी एक कंडीशनल लूप है. लेकिन अनटिल और वाइल में आपके पास डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है. वाइल लूप उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू हो, यानी कि जो वाइल लूप की बॉडी होती है उसकी एग्जीक्यूशन सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो. लेकिन अगर आप अनटिल लूप यूज करते हैं तो इसकी जो बॉडी एग्जीक्यूट होगी वो ऑन द बेस ऑफ फॉल्स कंडीशन होगी, यानी जब कंडीशन फॉल्स होगी देन इट्स बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड. सो वो था जो है इनके फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, एग्जीक्यूशन इनकी बॉडी की डिफरेंट है. वाइल लूप में जो लूप की बॉडी है वो उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है, जबकि अनटिल की जो बॉडी होगी वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी. अब इसको राइट कैसे करोगे, ये यहाँ पे आप कुछ 3-4 एग्जांपल्स आप देख रहे हैं. अगर आप एग्जांपल 1 में देखें तो आप लोगों ने लिखना है लूप का सिंटैक्स इस तरह, रिपीट स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4 जो भी आप रिपीट करना चाहें. फॉर आप चूंकि फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो फॉर का सिंटैक्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप लिखोगे फॉर
और उसके बाद है आपका लूपिंग वेरिएबल जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड पे, आई ये आपका लूपिंग वेरिएबल है जो लूप को कंट्रोल कर रहा है, इक्वल टू और ये फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे 1 लिखा हुआ है n से पहले जो आपको 1 नजर आ रहा है, इट इज द इनिशियलाइज पार्ट ऑफ योर लूप, ये इनिशियल पार्ट है। आप इसको किसी भी वैल्यू से लूप को स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी लूप को 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नेगेटिव वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप लूप का सिंटैक्स आप कैसे बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं या जितनी भी एग्जांपल्स हैं, ये सारा इनका पर्पस कॉमन है, जो आपको राइट साइड पे इस बॉक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे जितनी भी लूप्स की एग्जांपल लिखी हैं, इनका एक ही पर्पस है और वो ये है कि इन्होंने 10 टाइम इटरेट होना है, 10 टाइम इसकी एग्जीक्यूशन होनी है, 10 टाइम ये लूप जो है वो रिपीट होगी। तो इनका पर्पस सेम है बट इनके जो वो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम हर एग्जांपल में इनकी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे फॉर है, फॉर लूपिंग वेरिएबल इक्वल टू इनिशियलाइज पार्ट कामा आपका फाइनल पार्ट, यानी कि आप लूप कहाँ तक ले जानी है, आपका एंड क्या है लूप का, तो मिडल पार्ट जो होगा ये एंड बताएगा कि आपकी काउंटिंग कब खत्म होनी है, और कामा 1 आप इंक्रीमेंट कितने का करना चाहते हैं। तो ये आपका लूप का फॉर लूप का जो होगा सिंटैक्स होगा इन एल्गोरिथम नोटेशन में। अगर हम यही लूप सी लैंग्वेज में लिखना चाहें इसी तरह की लूप, तो फिर आपका सिंटैक्स क्या बनेगा, आप लिखोगे फॉर लिखने के बाद पैरेंथेसिस i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन आर इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस से ये आपका सिंटैक्स बनेगा सी लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स लिखने हैं, पहला पार्ट इनिशियलाइज, दूसरा आपके फाइनल जो आपकी लूप का एंड होना है वो कंडीशन, कामा आपका जो है इंक्रीमेंट पार्ट है। तो आप इस तरह जैसे लूप इंक्रीमेंट फॉर्म में आ रही है तो आप इस लूप को रिवर्स ऑर्डर में भी इटरेट कर सकते हैं या इसको रिवर्स ऑर्डर में भी आप चला सकते हैं, यानी कि आप स्टार्ट वैल्यू कम दे दें, फिर आप अपनी एंडिंग वैल्यू दे दें और इंक्रीमेंट की बजाय आप लोग जो है वो डिक्रीमेंट करना शुरू कर दें। तो ये फर्स्ट सिंटैक्स है। सेकंड आप एग्जांपल में देखें, फर्स्ट में देखें तो आपके पास सिर्फ एक स्टेप एग्जीक्यूट किया जा रहा था, यानी कि इसका मतलब है कि इस लूप की बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसको आपने लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर आप एग्जांपल 2 में देखें तो आपकी लूप की बॉडी में 3 स्टेटमेंट्स हैं और वो कौन कौन से स्टेप पे होंगी, स्टेप 2 की स्टेटमेंट, स्टेप 3 की स्टेटमेंट एंड स्टेप 4 की स्टेटमेंट। तो अगर आप लोगों ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स को, डिफरेंट स्टेप को एक लूप का पार्ट बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, आप नोट कर सकते हैं स्टेप 2 से स्टेप 4 तक, स्टेप 2 से स्टेप 4 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 2, 3 एंड 4 विल बी एग्जीक्यूटेड, जितने टाइम आपकी लूप चलेगी उतने टाइम ये सारे स्टेप जो हैं वो रिपीट होंगे। अब इसका सिंटैक्स जो है आप देखें फॉर सेम सिंटैक्स है जैसे ऊपर एग्जांपल 1 में डिफाइन किया गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं दोनों स्टेप। सिर्फ इसमें जो माइनर चेंज है कि फर्स्ट एग्जांपल में सिर्फ एक स्टेटमेंट को या एक स्टेप को परफॉर्म किया जा रहा है और एग्जांपल 2 में मोर देन 1 स्टेप को परफॉर्म किया जा रहा है और उसको लूप को जो है वो बॉडी का पार्ट बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल 3 में आप देखें तो वाइल लूप का सिंटैक्स शो किया गया है, यानी कि एल्गोरिथम कन्वेंशंस में, एल्गोरिथम नोटेशंस में आप लोग वाइल लूप कैसे मेंशन करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट स्टेप 2, यानी कि आप स्टेप 2 को रिपीट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं वाइल i लेस देन आर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे तो हमने 10 मेंशन कर दिया है, तो अब ये लूप कितनी बार चलेगी, कितनी बार रिपीट होगी, इट्स डिपेंड ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ i। अगर i को मैं 1 से स्टार्ट कर दूं तो ये लूप जो है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी, और अगर मैं i को 5 से इनिशियलाइज कर देता हूं तो ये लूप आपके पास 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप i की कौन सी इनिशियल वैल्यू जो है वो प्लेस करना चाहते हो। एग्जाम्पल 4 पे, एग्जाम्पल 4 में
अब एग्जांपल 3 में जैसे कि हमने लेट किया कि हमारे i की वैल्यू जो है वो 1 होगी स्टार्ट में। अब यहाँ पे आ जाएं एग्जांपल 4 में, तो यहाँ पे भी हम वही लेट करते हैं कि i की वैल्यू जो है हम इनिशियल 1 रखेंगे। अब रिपीट स्टेप 2 अनटिल वर्ड यूज़ किया गया है, और जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अनटिल और वाइल में डिफरेंस क्या है। वाइल कंडीशन के ट्रू होने पे लूप चलती है और अनटिल में कंडीशन के फॉल्स होने पे लूप एग्जीक्यूट होती है। तो अब आप यहाँ पे देखें इन दोनों कंडीशन को, ये एक दूसरे के उलट हैं। इसमें आप i लेस देन आर इक्वल टू 10 लिखा गया है एग्जांपल 3 में, और एग्जांपल 4 में i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 लिखा गया है। अगर हम स्टार्ट करें i इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पे इस i की जगह पे जो आप एग्जांपल 4 में देख रहे हैं, जहाँ पे आप माउस मूव करते हुए जो मैं कर रहा हूँ जिस एरिया में, आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 1 लिखें, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन विल बी फॉल्स एंड देन स्टेप 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। सो अनटिल अगर आप यूज करेंगे तो आपने यहाँ पे जो कंडीशन को है वो फॉल्स रखना है, और अगर आप वाइल यूज करेंगे तो आपने कंडीशन को ट्रू रखना है। सो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा सिंटेक्स यूज करना चाहते हैं, वाइल लूप का या अनटिल लूप का। नेक्स्ट हमारे पास है फिनिश। फिनिश जो है ये आपका एल्गोरिथम नोटेशन का लास्ट कंपोनेंट है, यानी कि जब आप एल्गोरिथम राइट कर रहे होंगे 2-3 स्टेप के बाद, या जितने भी आप स्टेप लिखना चाहते हैं उसके बाद आपका जो आखिरी स्टेप होगा वो फिनिश होगा, यानी कि आपने एल्गोरिथम को एंड करना है। अब चूंकि जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा वॉइडेड एंड नॉन वॉइडेड फंक्शन, आप मेन फंक्शन के अंदर किसी वॉइडेड फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो और मेन फंक्शन के अंदर किसी नॉन वॉइडेड को भी कॉल कर सकते हो। तो आपके पास इसी तरह इसी अप्रोच की बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक मेन एल्गोरिथम भी हो सकता है और एक सब एल्गोरिथम भी हो सकता है। अगर आप लोग मेन एल्गोरिथम को एंड करना चाहते हैं देन यू विल यूज एग्जिट स्टेटमेंट, और अगर आप लोग किसी सब एल्गोरिथम को एंड करना चाहते हैं देन यू विल यूज रिटर्न स्टेटमेंट। सो इनमें डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे आज के लेक्चर में एग्जांपल 3 में ये चीज़ शो कर दी है, एक एग्जांपल में मैंने शो की हुई है कि कहाँ पे हम एग्जिट वर्ड यूज़ करेंगे और कहाँ पे जो है हमने रिटर्न जो है स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। अब हम आते हैं पहली एग्जांपल पे, एल्गोरिथम राइट करने की, एल्गोरिथम डिज़ाइन करने की। अब पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि हमें प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। इस प्रॉब्लम में आपको ये कहा जा रहा है राइट एन एल्गोरिथम और सूडो कोड, यानी कि आप एल्गोरिथम भी डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम नोटेशंस, जो अभी हमने डिस्कस कर ली हैं थोड़ी देर पहले कि एल्गोरिथम नोटेशंस क्या हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। हम उनको यूज़ करते हुए भी एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं, या अगर आप एक्सपर्ट हैं और सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आप लोग एक सूडो कोड भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें शो कर दी हैं कि एल्गोरिथम भी इस प्रॉब्लम का डिज़ाइन किया हुआ है और सूडो कोड भी है। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम एल्गोरिथम लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे और सूडो कोड लिखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसका प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि आपने 2 नंबर रीड करने हैं और उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको डिस्प्ले करना है। अब अगर देखा जाए तो आप लोगों ने सी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस की हुई होगी कि 2 नंबर का आप लोग लार्ज फाइंड करें। आप उसका एल्गोरिथम देखें जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, आप उसको किसी भी लैंग्वेज को में उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में लिख चुके होंगे। अब ये एग्जांपल 1 का एल्गोरिथम है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका एल्गोरिथम जो स्टार्ट होगा वो एक वर्ड से होगा, जिसका वही एल्गोरिथम आपने लिखना है। उसके बाद एल्गोरिथम का नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड इन कैपिटल लेटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज। अब लार्ज मीनिंगफुल भी है क्योंकि हम लार्जेस्ट फाइंड करना चाहते हैं, और लार्ज जो है वो कैपिटल फॉर्म में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले आपका कंपोनेंट था एल्गोरिथम नोटेशन का वो हम फुलफिल कर रहे हैं कि एल्गोरिथम नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड इन कैपिटल फॉर्म। आपको पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स की लिस्ट नजर आ रही है। 3 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, नंबर 1 नंबर 2, ये 2 नंबर्स हैं जो हमने रीड करने हैं। एंड जो आपका 3rd पैरामीटर है जिसे LAR हम कह रहे हैं, ये आपकी लार्ज वैल्यू को होल्ड करेगा। यानी कि जब हम लार्ज नंबर 1 और नंबर 2 में से जो लार्ज फाइंड कर लेंगे उसको हम प्लेस कर देंगे इस LAR वेरिएबल में। कर्ली ब्रेसेस में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और वो इंट्रोडक्टरी कमेंट्स
आपका कंपोनेंट होगा एल्गोरिथम नोटेशन का। अब इसमें हमने लिख दिया है इस इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रीड टू नंबर्स एंड देन प्रिंट द लार्जेस्ट। तो हमें अगर हम इस इंट्रोडक्टरी कमेंट्स को पढ़ें तो हमें मीनिंग पता चल जाएगा कि इस एल्गोरिथम में किया क्या जा रहा है। इस एल्गोरिथम में हम दो नंबर्स को रीड कर रहे हैं और उसका फिर हम लार्जेस्ट फाइंड कर रहे हैं। अब इस एल्गोरिथम का स्टेप 1 जो है, इसमें हमने दो नंबर को रीड करना है, और रीड करने के लिए आप लोग एल्गोरिथम नोटेशन का कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे, इनपुट स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो इनपुट स्टेटमेंट है वो आपकी रीड यूज की जा रही है। तो रीड स्टेटमेंट के थ्रू नंबर 1 एंड नंबर 2 को जो है वो रीड किया जा रहा है, जो आप यहाँ पे स्टेप 1 के फॉलोइंग आप इसमें देख सकते हैं पार्ट में। स्टेप 2 में अब हम यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट हमने यूज की हुई है, कंपैरिजन करना है कि क्या नंबर 1 या नंबर 2 इन दोनों में से लार्ज नंबर कौन सा है। तो कंपैरिजन हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख लें, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 देन लार LAR इक्वल टू नंबर 1, यानी कि नंबर 1 जो है वो आपका लार्जेस्ट काउंट हो जाएगा। एल्स अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं होगा देन ऑटोमेटिकली नंबर 2 विल बी असाइंड टू योर वेरिएबल LAR, और LAR क्या होगा, ये आपके लार्जेस्ट वेरिएबल को प्रेजेंट करेगा। स्टेप 3 में हम जो LAR में हमने लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसको डिस्प्ले करने के लिए एल्गोरिथम नोटेशन का कौन सा कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, वो है राइट। राइट कंपोनेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं एक लार्जेस्ट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप जो है वो फिनिश का है। अब चूंकि ये एक ही एल्गोरिथम है, आपका मेन एल्गोरिथम है, सो मेन एल्गोरिथम शुड बी एंडेड विद ए स्टेटमेंट नोन एज एग्जिट। आपको मेन एल्गोरिथम को एंड हमेशा एग्जिट से करना पड़ेगा। जो इसके नोटेशन का जो हमने पढ़ा था एल्गोरिथम नोटेशन का लास्ट कंपोनेंट फिनिश वाला, वो आप लोग यहाँ पे एग्जिट यूज करोगे, रिटर्न नहीं करोगे, बिकॉज इट इज नॉट सब एल्गोरिथम, इट इज योर मेन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमने एग्जांपल 1 में एल्गोरिथम सॉल्व किया है, एग्जांपल 1 का, उसके मेन नोटेशन कंपोनेंट क्या थे और कौन कौन से हमने कंपोनेंट्स को यूज़ किया इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए, और उनके नाम क्या थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वन जो है एल्गोरिथम नेम, जो हमारे इस एल्गोरिथम में था लार्ज। उसके बाद पैरामीटर्स नंबर 1 नंबर 2 एंड लार LAR। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट जो थे वो रीड एंड राइट थे। सिलेक्शन स्टेटमेंट हमने इस एल्गोरिथम में यूज़ की और वो इफ एल्स थी। कमेंट्स हमने जो एग्जांपल 1 के एल्गोरिथम में यूज़ किए हैं वो इनक्लोज कर दिए थे ब्रैकेट्स में, क्योंकि हम उनके कन्वेंशंस को नोटेशंस को यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिथम के। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी कमेंट जो है जिसको हमने कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज किया जस्ट आफ्टर द नेम एंड पैरामीटर लिस्ट ऑफ योर एल्गोरिथम। और लास्ट पे हमने फिनिश जो एल्गोरिथम नोटेशन का कंपोनेंट है उसको यूज़ किया, और वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने यूज़ की फिनिश के लिए वो है एग्जिट। अब अगर इसी एग्जांपल 1 का अगर हम सूडो कोड लिखें तो सूडो कोड आपका सिंपल इन द फॉर्म ऑफ, या आप ये कह सकते हैं कि ये सूडो कोड जो है सिंपली यूज़ कर रहा है आपके सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को या फॉर्मेट को, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज की। अब स्टार्ट में लार्ज आपके जो है आपके मेथड का नेम या आपके वहाँ पे एल्गो का नेम था, यहाँ पे हमने इसके मेथड का नेम रख दिया, ये उसके पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके जो वेरिएबल का नाम है वो मोर देन 1 कैरेक्टर पे कंप्राइज करें या सिंगल कैरेक्टर के। यहाँ पे आप ओपनली जो भी आप वेरिएबल का नेम यूज़ करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने AB यूज़ किया नंबर 1 और नंबर 2 की बजाय, और LAR को हमने वैसे ही रखा। और बाकी जो आपके सिंपल है कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो सी लैंग्वेज के हैं, और आप उसी की सिलेक्शन स्टेटमेंट को फॉलो भी कर सकते हैं। और सेमी कॉलन जैसे आप लोग 2 स्टेटमेंट पे देख रहे हैं, और सी लैंग्वेज में हम सेमी कॉलन देते थे एट द एंड ऑफ योर स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे भी सूडो कोड में भी यूज़ कर रहे हैं। अगर यही सूडो कोड आप किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं लाइक जावा, लाइक पास्कल लैंग्वेज या फोर्ट्रान लैंग्वेज में, तो आपको उन्हीं के सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज के सिंटैक्स को आप लोग यूज़ करोगे।
अब हमारे पास है एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा प्रॉब्लम दिया गया है जिसके लिए हमने एक एल्गोरिथम या सूडो कोड राइट करना है। अब पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इस एल्गोरिथम का पर्पस क्या है एक्चुअली जो हम राइट करना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं। राइट एन एल्गोरिथम और सूडो कोड, आपके पास चॉइस है, आप एल्गोरिथम भी राइट कर सकते हैं, सूडो कोड भी राइट कर सकते हैं। टू रीड एन एरे ऑफ एन इंटीजर वैल्यूज़, यानी कि आपने एक एरे रीड करनी है, एन उसके नंबर्स हैं और वो भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यू आप लोगों ने रीड नहीं करनी, इंटीजर वैल्यू हैं। कैलकुलेट इट्स सम एंड देन प्रिंट द सम, आपने इसका सम कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है। जो आपकी एरे में फॉर एग्जांपल अगर 10 वैल्यूज़ हैं, आपने 10 वैल्यूज़ को ऐड करना है और फिर एंड पे एल्गोरिथम के एंड पे आपने उनका सम को जो है वो डिस्प्ले करना है। इस एग्जांपल में आप इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथम जो है जो हमने राइट किया हुआ है, अब इसके कुछ कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम है जो हमें एग्जांपल 2 में दिया गया है, और फिर हम इसके पर्पस को शो करेंगे कि ये इस एल्गोरिथम जो है, ये एल्गोरिथम जो एग्जांपल 2 का है, क्या ये आपको ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, पर्पस आपके एल्गोरिथम का अचीव कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, ये आपके पास एग्जांपल 2 का सलूशन है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस एल्गोरिथम में जो स्टार्ट लिया गया वो एल्गोरिथम की वर्ड से लिया गया है। सम जो है आपके एल्गोरिथम का नेम है जो कैपिटल फॉर्म में और मीनिंगफुल है। ये आपके जो प्रॉब्लम है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वाकई ये प्रॉब्लम जो है जो हम जिसके लिए एल्गोरिथम बना रहे हैं ये इससे अचीव हो सकता है या नहीं। इस नेम से ये नेम उसको प्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली यूर प्रॉब्लम को। पैरेंथेसिस में आपके पास पैरामीटर्स की लिस्ट है। आपका फर्स्ट पैरामीटर जो है वो एक एरे है और उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है ये आपके लूपिंग वेरिएबल है जो आपके एक लूप को कंट्रोल करेगा। सेकेंड एंड थर्ड वेरिएबल जो है आपके पास ये टोटल, जिसका नाम यहाँ पे है टोटल, आपके एलिमेंट्स को जो एरे के एलिमेंट्स हैं जिनको आप ऐड करते रहेंगे तो उसका सम जो है इस टोटल में इंक्लूड होता रहेगा। और n जो है ये आपका टोटल साइज है कि आपके एरे के कितने एलिमेंट्स हैं। n की वैल्यू ऑफ 10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एरे जो है वो 10 एलिमेंट्स की आप रीड करना चाहते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है ये इंट्रोडक्टरी कमेंट्स को इनक्लोज किया गया है। अगर आप इस कमेंट्स को पढ़ें, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रीड एन एरे ऑफ साइज n एंड डिस्प्ले इट्स सम, तो आपको इस एल्गोरिथम के मीनिंग पता चल जाएंगे कि इस एल्गोरिथम का पर्पस क्या है जो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। स्टेप 1 में देखें आप लोग, इसका स्टार्ट एक कमेंट से लिया गया और ये कमेंट्स आपके एक लूप को परफॉर्म करने के बारे में है कि आप एक लूप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं टू रीड द एलिमेंट्स ऑफ योर एरे। और ये लूप क्या है? रिपीट स्टेप 2 फॉर i इक्वल टू 1 कामा n कामा 1। अब ये सेंटेक्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एल्गोरिथम नोटेशंस के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें सेकंड लास्ट कंपोनेंट जो था वो अबाउट सिंटैक्स ऑफ योर लूप था। स्टेप 2 में हम एरे की वैल्यू को रीड कर रहे हैं और स्टेप 2 जो है वो इस लूप की एक्चुअल बॉडी है। जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो बॉडी ऑफ लूप या तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज करते हैं या कर्ली ब्रेसेस के बाद। तो अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो फार के बाद जो नेक्स्ट कमिंग स्टेटमेंट होगी वो उस लूप की जो है वो बॉडी में इंक्लूड हो जाती है। वन स्टेटमेंट, नॉट मोर देन वन स्टेटमेंट। क्लियर? अब उसके बाद थर्ड स्टेप जो है इसमें हम लूपिंग वेरिएबल को और उस टोटल वेरिएबल को जिसने सम को अपने पास होल्ड करना है उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। लूपिंग वेरिएबल 1 से इनिशियलाइज हो रहा है और टोटल जो है यह 0 से इनिशियलाइज किया जा रहा है। स्टेप 4 के कमेंट्स क्या है? परफॉर्म ए लूप टू ट्रैवर्स द ऑल एलिमेंट ऑफ एरे एंड ऐड। अब ये लूप हम क्यों चला रहे हैं, क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हमने पूरी एरे के हर एलिमेंट का विजिट करना है और उसकी वैल्यू को टोटल में ऐड करते जाना है। और इसके लिए जो यहाँ पे मैंने लूप यूज़ किया है वो वाइल लूप है। फर्स्ट स्टेप में हम जो लूप परफॉर्म कर रहे हैं वो फॉर है और जो फोर्थ स्टेप में हम लूप परफॉर्म कर रहे हैं ये वाइल लूप है। तो वाइल के लिए जो लूपिंग वेरिएबल होता है इसको लूप के आउटसाइड डिक्लेयर होना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे स्टेप 3 में कर दिया है। इसकी इनिशियल वैल्यू जो है 1 है। अब 1 लेस देन और इक्वल टू 10 चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास स्टेप 5 जो है वो परफॉर्म होगा।
और आपका स्टेप 5 जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपका टोटल वेरिएबल है जिसमें हमने एरे के एलिमेंट्स का सम करते रहना है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ARY और आई इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं। तो आपके इन दोनों स्टेप की मदद से आपके एरे के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और उनका जो टोटल सम है वो इस टोटल वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब स्टेप 6 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 6 में हम उसी वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहे हैं और जब आपके सम डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद आपका पर्पस जो है एल्गोरिथम का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो गया और हमारा जो फाइनल स्टेप होगा स्टेप 7 इट विल बी फिनिश और फिनिश में फिर आप लोग एग्जिट कर जाओगे प्रोग्राम। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं वो एग्जिट है। अब ये जो स्लाइड है इसमें हम ये शो कर रहे हैं कि एग्जाम्पल 2 का जो हमने एल्गोरिथम राइट किया है उसमें कौन कौन से एल्गोरिथम नोटेशन कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं और उनके क्या नाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्गोरिथम नेम जो है वो सम है, ये उसके पैरामीटर की लिस्ट है ARY, I, N एंड टोटल। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ की गई हैं, रीड एंड राइट थे जो हमने इस एल्गोरिथम में यूज़ की एग्जाम्पल 2 के लिए। लूप स्टेटमेंट जो हमने यूज़ की वो फार और वाइल है। लूप स्टेटमेंट जो हमने यूज़ की वो फार एंड वाइल है। असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने यूज़ की, कमेंट्स को यूज़ किया, इंट्रोडक्टरी कमेंट्स हमने इंक्लूड किया और फाइनली हमने उसको फिनिश किया यानी एग्जिट स्टेटमेंट के थ्रू। अब हमने एग्जिट यहाँ पे क्यों यूज़ किया, रिटर्न यूज़ क्यों नहीं की, क्योंकि ये हमारा मेन एल्गोरिथम है, इट इज़ नॉट सब एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब इसके बाद एग्जाम्पल 3 से पहले मैं आपको इसका सूडो कोड के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं इस स्लाइड में। अगर इसी एल्गोरिथम का आप सूडो कोड लिखना चाहो बाय यूजिंग द सिंटैक्स ऑफ योर सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स तो फिर आप लोग इस तरह लिखोगे कि आपके सूडो कोड जो मॉड्यूल है उसका नाम है, मेथड जो है उसका नाम है लार्ज और ये पैरामीटर की लिस्ट है और आपकी जो फर्स्ट लूप परफॉर्म हो रही है ये भी सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लूप एग्जीक्यूट हुई और आप लोगों ने एरे को रीड कर लिया। यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है आप लोगों ने कि आई जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है वो 0 से है, लेकिन जब एल्गोरिथम में हमने लिखा था आई को स्टार्ट वैल्यू जो हमने दी थी वो 1 दी थी। डेटा स्ट्रक्चर में जब भी आप सिंपल इस बात को इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो एरे है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है और जो सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं तो इसमें जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा कि डेटा स्ट्रक्चर में जब भी एरे को रीड करें, राइट करें या उसको स्कैन करें तो आप स्टार्ट इंडेक्स जो है आप 1 लिया करेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज में आप लोगों ने 0 से स्टार्ट करना होगा। और बाकी उसके बाद जो है 2 वेरिएबल जो है, एक लूपिंग वेरिएबल और एक आपके टोटल सम को इनिशियलाइज कर दिया गया है और वाइल लूप को एग्जीक्यूट किया गया है और सारे एरे के एलिमेंट ऐड हो गए और आपका सम जो है वो टोटल में इंक्लूड हो गया और फाइनली आप लोगों ने उस सम को जो है वो डिस्प्ले कर दिया। तो एक ये सिंपल सा एक सूडो कोड है अबाउट योर एग्जांपल 2। अब आते हैं हम एग्जांपल 3 पे। इस एग्जांपल में इस एग्जांपल का जो पर्पस है वो ये है कि हम एक एल्गोरिथम यूज़ करें और एक उसके साथ सब एल्गोरिथम हो। एल्गोरिथम के अंदर से हमने सब एल्गोरिथम को कॉल करना है। ठीक है, अब इसके लिए जो प्रॉब्लम है वो कैसे डिफाइन, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, राइट एन एल्गोरिथम और सूडो कोड टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर n यूजिंग सब एल्गोरिथम अप्रोच। अब आपने यहाँ पे सब एल्गोरिथम अप्रोच यूज करनी है। इट मीन जब आपसे कहा जाए कि आप सब एल्गोरिथम के थ्रू कोई आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें या आप कोई एल्गोरिथम राइट करें बाय यूजिंग सब एल्गोरिथम अप्रोच, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आपका एक मेन एल्गोरिथम होगा और एक आपके पास जो होगा वो सब एल्गोरिथम होगा। मेन एल्गोरिथम के अंदर से आप लोगों ने सब एल्गोरिथम को जो है वो कॉल करना होगा। ओके, इस स्लाइड पर आप लोग एग्जांपल 3 जो हमने अभी उसका प्रॉब्लम डिस्कस किया कि हमने एक प्रोग्राम फैक्टोरियल फाइंड करने का बनाना है बट यूजिंग द अप्रोच सब एल्गोरिथम। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल 3 का एल्गोरिथम और सब एल्गोरिथम को शो किया गया है इस स्लाइड पे। अब हम इन दोनों एल्गोरिथम को, यानी मेन एल्गोरिथम को और सब एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। आपका जो मेन एल्गोरिथम है ये वर्ड एल्गोरिथम से स्टार्ट हो रहा है,
फैक्टोरियल इसका नेम है जो कैपिटल फॉर्म में भी है, मीनिंगफुल भी है, और इसके पैरामीटर जो हैं जो अकॉर्डिंग टू नोटेशन डिफाइन किए गए हैं वो नंबर एंड रिजल्ट है। इंट्रोडक्टरी कमेंट करली ब्रेसेस में इनक्लोज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एल्गोरिथम यूज टू रीड ए नंबर एंड देन फाइंड इट्स फैक्टोरियल। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 ये फाइनाइट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप नंबर को रीड कर रहे हो बाय यूजिंग द रीड स्टेटमेंट, और रीड स्टेटमेंट कौन सी है? आपके पास इनपुट स्टेटमेंट है जो वैल्यू को रीड करती है कीबोर्ड से या एनी इनपुट डिवाइस से। स्टेप 2 में आप एक सब एल्गोरिथम कॉल कर रहे हो जिसका नाम फैक्ट है। अब ये फैक्ट कॉल होगा और इस सब एल्गोरिथम को आप अपना एक पैरामीटर जो है, जो इस एल्गोरिथम का पैरामीटर है नंबर, वो आप लोग पास कर रहे हो। अब ये फैक्ट जो है सब एल्गोरिथम ये इसका फैक्टोरियल फाइंड करेगा और आपको इसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। और यहाँ पे आप लोगों ने जो रिजल्ट को प्लेस करना है वो कौन से वेरिएबल में आप लोग कर रहे हैं? वो रिजल्ट है, RES। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक स्टेटमेंट यूज करनी है जिसका नाम है कॉल। कॉल के थ्रू आप लोगों ने सब एल्गोरिथम को जो है वो कॉल करना होगा, और वही सब एल्गोरिथम जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो आपने एक वेरिएबल के अंदर प्लेस करनी होगी, उसको स्टोर करना होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग RES में कर रहे हैं, जैसे जिस पे मैंने माउस रखा हुआ है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपने उसी फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों ने डिस्प्ले कर देना है। स्टेप 4 में आपने अपने मेन एल्गोरिथम को एंड करना है, मेन एल्गोरिथम को, और आपको ये पता है कि मेन एल्गोरिथम का जो एंड है उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? वो है एग्जिट। तो एग्जिट स्टेटमेंट के थ्रू आप अपने मेन एल्गोरिथम को एंड कर लोगे। अब आप पैरेलल में आप लोग ये देख सकते हो कि सब एल्गोरिथम की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उनके क्या स्टेप्स हैं। सब एल्गोरिथम को आपने स्टार्ट किया एक वर्ड से, सब एल्गोरिथम, उसका नाम आप लोगों ने फैक्ट रखा, FACT, और ये कैपिटल है एंड मीनिंगफुल है, और ये इसके पैरामीटर की लिस्ट है। न्यू नंबर, यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर का ये कॉलिंग पॉइंट कहलाता है। ये मेन एल्गोरिथम में देखें, यहाँ पे मेन एल्गोरिथम में जहाँ पे मैं फैक्ट को कॉल कर रहा हूँ ये पॉइंट कहलाता है कॉलिंग पॉइंट, और ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे अभी मैं माउस को मूव कर रहा हूँ ये पॉइंट कहलाता है कॉल्ड पॉइंट। तो ये वेरिएबल जो कॉलिंग पॉइंट पे है वो है NO, और जो कॉल्ड पॉइंट पे है वो न्यू NO है, यानी न्यू नंबर है। तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इसमें कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद एक लूपिंग वेरिएबल हमने यूज किया और एक फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए F वेरिएबल को जो है हमने यूज किया है। अब इंट्रोडक्टरी कमेंट्स जो हैं जो आपके करली ब्रेसेस में इनक्लोज किए गए हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिस टाइप एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रिसीव an element from main program, main algorithm, factorial and return the result। अब इस सब एल्गोरिथम का क्या पर्पस है? इसने एक नंबर रिसीव करना है अपने मेन एल्गोरिथम से, और उसका फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो वापस इसने मेन एल्गोरिथम को रिटर्न करना है। अब इसके जो स्टेप 1 है इसमें आप लोग क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो? इसमें फर्स्ट स्टेप में हम इनिशियलाइज वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी फैक्टोरियल वेरिएबल जो है इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। स्टेप 2 में आप लोग एक लूप परफॉर्म कर रहे हो, और लूप कितने तक परफॉर्म कर रहे हो? जितने तक आपका नंबर है, न्यू नंबर, यानी कि अगर आपका नंबर 5 है तो आपकी लूप 1 to 5 एग्जीक्यूट होगी। अगर आपका नंबर 7 है तो आपकी ये लूप 1 to 7 परफॉर्म होगी, और बाकी जो सिंटैक्स है वो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में या प्रीवियस स्लाइड में यानी एल्गोरिथम नोटेशंस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम लूप को कैसे डिफाइन करेंगे एल्गोरिथम नोटेशन के मुताबिक। अब यहाँ पे हमने डिफाइन किया है रिपीट स्टेप 3 फॉर I इक्वल टू 1 कामा न्यू नंबर कामा 1। तो ये लूप 1 से न्यू नंबर यानी जो भी न्यू नंबर की वैल्यू होगी उसके उस तक ये लूप चलेगी। और फिर हम स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं? हम कैलकुलेट F कर रहे हैं, F की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिया F इक्वल टू F स्टैटिक I, F इक्वल टू F स्टैटिक I। तो वो जो I लूपिंग इंडेक्स वेरिएबल है वो बार बार इससे मल्टीप्लाई होता रहेगा, और आपका रिजल्ट F में जो है वो यानी कि आप समझ लें कि I और F को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आप लोग F के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो हर बार F की न्यू वैल्यू बनेगी, और वो न्यू वैल्यू जो है वो किसका रिजल्ट होगी? आपके F की ओल्ड वैल्यू इनटू आपके लूपिंग वेरिएबल की करंट वैल्यू का। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यू वैल्यू जो है वेरिएबल F की मिल जाएगी।
स्टेप 4 में आप लोगों ने फिनिश करना है। आप जैसे हम एल्गोरिथम नोटेशन में पढ़ चुके हैं कि आपका जो सब एल्गोरिथम होता है ये एंड जो है वो एग्जिट स्टेटमेंट से नहीं होता है, ये रिटर्न स्टेटमेंट से होता है। और रिटर्न स्टेटमेंट में आप लोगों ने क्या रिटर्न करना है, जो आपकी एफ की वैल्यू कैलकुलेट हुई है आपने उसको रिटर्न कर देना है। अब इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि एग्जांपल 3 में हमने एल्गोरिथम नोटेशंस के कौन कौन से कंपोनेंट को और कैसे यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें एल्गोरिथम नेम आपका फैक्टोरियल है, सब एल्गोरिथम नेम आपका फैक्ट था, पैरामीटर जो फैक्टोरियल जो मेन एल्गोरिथम है उसके पैरामीटर थे नंबर NO और RES रिजल्ट, और पैरामीटर ऑफ फैक्ट यानी सब एल्गोरिथम के जो पैरामीटर थे वो न्यू नंबर कामा F कामा I था। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट हमने यूज़ की, लूपिंग स्टेटमेंट फॉर लूप भी यूज़ की, वाइल लूप भी यूज़ की है, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यूज़ की, कमेंट्स इंक्लोज किए ब्रैकेट्स के अंदर, इंट्रोडक्टरी कमेंट हमने करली ब्रेसेस में इंक्लूड किए, और फिनिश एग्जिट स्टेटमेंट भी हमने यूज़ की और रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ की। एग्जिट मेन आपके पास एल्गोरिथम जो है मेन एल्गोरिथम की लास्ट स्टेटमेंट थी, और रिटर्न जो है आपके सब एल्गोरिथम की लास्ट स्टेटमेंट थी। अब इस स्लाइड में हमने जो एग्जांपल 3 है उसका सूडो कोड जो यहाँ पे शो किया है। अब अगर वहाँ पे आप मेन एल्गोरिथम जो आप लोगों ने राइट किया और उसके साथ उसका कोरस्पॉन्डिंग सब एल्गोरिथम राइट किया था, तो सूडो कोड में भी आप लोगों ने इसी तरह करना है कि एक आपका एक्चुअल मेथड हो जाएगा और एक आपका यानी कि सब फंक्शन या दूसरा एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो सब एल्गोरिथम को प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे फैक्टोरियल आपके मेन एल्गोरिथम को प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स हैं वही हमने डिफाइन किए हैं जो आपके मेन एल्गोरिथम के थे, और रिजल्ट इक्वल टू फैक्ट और पैरेंथेसिस में नंबर। अब यहाँ पे आप नोट करें कि हमने कॉल स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया, हालांकि आप लोगों ने जो मेन एल्गोरिथम लिखा था उसमें आप लोगों ने कॉल स्टेटमेंट को यूज़ किया था। तो सूडो कोड में देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द कॉल स्टेटमेंट फॉर कॉलिंग एनी सब एल्गोरिथम, या कोई भी आप प्रोसीजर कॉल करना चाहें तो उसके लिए आपको कॉल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनली हमने उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। राइट साइड पे आप लोग सब एल्गोरिथम का सूडो कोड देख सकते हैं। इसमें इस सूडो कोड का इस जो सब एल्गोरिथम का नेम है वो हमने यूज़ किया सूडो कोड के अंदर, जिसका नाम है फैक्ट। वो एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है न्यू नंबर। अब इस न्यू नंबर के लिए उसने एक लूप चलाई उस नंबर तक, फैक्टोरियल फाइंड किया एंड देन रिटर्न फैक्टोरियल टू द मेन प्रोसीजर और मेन मेथड और मेन एल्गोरिथम की तरफ उसने उस वैल्यू को जो है वो रिटर्न किया, और ये रिटर्न वैल्यू मेन एल्गोरिथम के अंदर से हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ कवर की। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम हमारे पास एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हम परफॉर्म करते हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हम उसको उसका सोल्यूशन डिफाइन करना चाहते हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए ये नहीं है कि हमें फॉर एग्जांपल सी का कंपाइलर चाहिए या जावा का कंपाइलर चाहिए, तो इस चीज़ों से बचने के लिए फिर हम एल्गोरिथम नोटेशंस को यूज़ करते हैं, यानी एल्गोरिथम उसके लिए राइट करते हैं, और एल्गोरिथम राइट करने के लिए फिर हमें उसकी नोटेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और एल्गोरिथम नोटेशन के मैनी कंपोनेंट्स हैं जो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला है एल्गोरिथम नेम विच शुड बी कैपिटल एंड मीनिंगफुल। Second is introductory comment. Introductory comment always enclosed in curly braces, and जो है इनको शो करना चाहिए इंट्रोडक्टरी कमेंट्स को कि वाकई ये आपका पर्पस जो है, यानी कि पर्पस आपका जो एल्गोरिथम का पर्पस है इसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए इंट्रोडक्टरी कमेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट था पैरामीटर्स। पैरामीटर जो होते हैं वो आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, लूपिंग वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर आप सिंपल वेरिएबल पैरामीटर में यूज़ करोगे तो उसका नाम जो है वेरिएबल का वो मोर देन 1 कैरेक्टर पे कंप्राइज होगा, और अगर आप लूपिंग वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे तो लूपिंग वेरिएबल को सिंगल लेटर होना चाहिए, यानी सिंगल अल्फ़ाबेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस किया कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट जो हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट स्पेसिफिक स्टेप, यानी हर स्टेप के स्टार्ट पे आप लोग ब्रैकेट्स के अंदर
कोई एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और वो डिस्क्रिप्शन आपके स्टेप के बारे में होती है कि आपकी अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने जा रही है उसका पर्पस क्या था। उसके बाद आपके हैं स्टेप्स कंपोनेंट। एल्गोरिथम नोटेशन में स्टेप्स, आपके स्टेप जो हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह ना हो कि आपके स्टेप हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, जिनको हम काउंट भी ना कर सकें। और जब हम इन स्टेप्स को काउंट नहीं कर सकेंगे तो हमें अपने एल्गोरिथम का पर्पस या उसकी करेक्टनेस या उसके जो दूसरे फीचर हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमें कैसे अचीव होंगे। तो कोशिश यही करनी है कि आपके एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं ये फाइनाइट होने चाहिए और या काउंटेबल होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। एल्गोरिथम नोटेशंस में हम रीड एंड राइट स्टेटमेंट जो है एज ए इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में इक्वल सिंबल यूज़ करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे, तो एल्गोरिथम नोटेशन में भी आप लोग इक्वल सिंबल यूज़ करोगे। इसके लिए एल्गोरिथम में जो असाइनमेंट हम करेंगे, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, उसके लिए आप इक्वल सिंबल यूज़ करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट था कि आप लोगों ने सिलेक्शन कैसे करनी है। आप लोग सी लैंग्वेज में 1 वे इफ स्टेटमेंट भी यूज़ करते थे, 2 वे इफ स्टेटमेंट भी यूज़ करते थे और नेस्टेड भी यूज़ करते थे। तो सेम स्टेटमेंट आप लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं एल्गोरिथम नोटेशन में, लेकिन इनके अपने पर्पस हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो था एल्गोरिथम नोटेशन का वो हमारे पास था लूप का। अब जैसे सी लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास काउंटेड लूप और कंडीशनल लूप होती हैं, काउंटेड फॉर लूप होती है और कंडीशनल वाइल एंड डू वाइल आप लोग पढ़ चुके हो। अब वाइल और डू वाइल में सिमिलैरिटी क्या है? बोथ लूप आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस ऑफ ट्रू कंडीशन, यानी कि जब उनकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज वो लूप एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन एल्गोरिथम नोटेशन के अंदर फॉर लूप भी उसी तरह है, वाइल लूप भी उसी तरह यूज होगी। डू वाइल की जगह एक और लूप को इंट्रोड्यूस किया गया एल्गोरिथम नोटेशन में जो है रिपीट अनटिल लूप, यानी अनटिल लूप। अब अनटिल और वाइल में क्या फ़र्क है? वाइल लूप उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू हो, यानी कि वाइल लूप की जो बॉडी है वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी। और अगर रिपीट अनटिल की आप बात करते हैं या अनटिल लूप की करते हैं तो अनटिल जो लूप है इसकी बॉडी उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो दोनों जो लूप हैं वो उलट काम करते हैं। फर्स्ट वाइल लूप जो है वो कंडीशन के ट्रू होने पे चलती है, एग्जीक्यूट होती है, और जो आपके पास अनटिल लूप है ये कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होती है। और फाइनल फिर हमने पढ़ा था कि फिनिश हम कैसे करेंगे स्टेटमेंट को। तो उसके लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक एग्जिट स्टेटमेंट है, एक आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट है। एग्जिट स्टेटमेंट हम मेन एल्गोरिथम को फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट हम किसी भी सब एल्गोरिथम में यूज़ करके उसके एंड करने के लिए, किसी भी सब एल्गोरिथम का एंड करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और फाइनली फिर हमने ये भी देखा कि एग्जांपल 1 2 3 में हमने कुछ सूडो कोड को भी राइट किया। अब सूडो कोड क्या होते हैं? सूडो कोड, इफ़ यू आर प्रोफेशनल, यू आर एन एक्सपर्ट पर्सन, यानी कि आप एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हो, प्रोग्रामर के तौर पे काम कर रहे हो, और आपने एल्गोरिथम नोटेशन की बजाय आपने सिंपली किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स को यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया, तो वो आपका सूडो कोड कहलाता है। तो सूडो कोड जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और मोस्टली इनको एक्सपर्ट लोग जो है वो फॉलो करते हैं आपके किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। सो इट वाज अ समरी ऑफ आवर सेकंड लेक्चर, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम का एनालिसिस, कि हम एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम कैसे देखेंगे कि कौन से इंस्ट्रक्शन का क्या पर्पस है, वो उसकी हम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।